हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन देखा था। नाउ अब हमें इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखना है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो इट इज नथिंग बट द इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है? इट्स अ सिंपली लॉ of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो कंजर्वेशन जो होता है उसकी स्टडी हम करते हैं फर्स्ट लॉ में। मतलब एनर्जी कैसे कंजर्व की जाती है, दैट स्टडी इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जनरली हमें पता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज होती है। तो इस सिस्टम के टाइम पे, इस सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो उस टाइम पे एनर्जी जो है उसमें भी चेंजेस होते हैं। बट फिर भी अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग इनको मिला के अगर टोटल एनर्जी निकालते तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि एनर्जी जो है वो कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको हमने इलिस्ट्रेट किया है बाय गिविंग सम स्टेटमेंट। उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यूनिवर्स में दो पार्ट होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। और सिस्टम में चेंजेस होते हैं, लेकिन सिस्टम और प्लस सराउंडिंग इन दोनों को मिला के अगर हम टोटल एनर्जी काउंट करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आपको पता होगा कि व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? ऐसे सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। ऐसी सिस्टम जो ना तो मैटर एक्सचेंज करती है ना तो एनर्जी एक्सचेंज करती है उसके सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे आइसोलेट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। नाउ मूव टू थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट जो है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट इट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब आपको जैसे पता है कि जैसे जब फैन चलता है, फैन जो एक मशीन है, तो ऑब्वियसली उसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहती है। और जब हम उसको उस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है जिसमें एक फॉर्म की एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि एनर्जी जो है कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ क्या होता है कि उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होता है। कोई बॉडी अगर स्टेबल है तो दैट मीन्स उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर वही बॉडी अगर मूव करना स्टार्ट करती है तो इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऑल आर द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ उसके बाद हमें स्टडी करना है फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे लिखेगा। बिफोर दैट आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है या फिर टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग की,
वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब सिस्टम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जब कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होती है तब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो टोटल एनर्जी मिलती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। और इसके इसको स्टडी करने के लिए या फिर फर्स्ट लॉ को स्टडी करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए हैं और सारे स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो सेम है। और एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी हमेशा कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, ना वो कभी कम होती है ना कभी वो ज्यादा होती है। और इसीलिए फिर आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट ही रहती है। सेकंड पॉइंट देखा था कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। और जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की वो भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग, ना तो वो मैटर एक्सचेंज करता है ना एनर्जी एक्सचेंज करता है, इसलिए उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, बस क्या होता है, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो दिस ऑल आर द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट लिखने के बोलते हैं। आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि स्टेटमेंट जैसे के वैसे ही आपको लिखना होता है, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे टाइप की जैसे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो हमें इसको फॉर्मुलेट करना मतलब हमें फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है। दैट इज गिवन ए हेडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और ये जो मतलब एक्सचेंज करती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर बाय डूइंग वर्क। सिस्टम जो है वो क्या करती है, सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ वो क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करती है, ठीक है। सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ वर्क बाय परफॉर्मिंग वर्क। एक तो हीट का ट्रांसफर करके या फिर वर्क को परफॉर्म करके सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, अब एनर्जी का एक्सचेंज होगा मतलब हीट का एक्सचेंज होगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, एक तो वहाँ पे हीट सप्लाई की जाएगी सिस्टम को या फिर सिस्टम से हीट को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 केसेस आती है, सिस्टम हीट को रिमूव भी कर सकती है और उसको एब्सॉर्ब भी कर सकती है, सिस्टम के ऊपर वर्क भी हो सकता है या फिर सिस्टम दूसरे के ऊपर वर्क करवा भी सकती है। और इस केसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसलिए वहाँ पे देखिए सिस्टम exchange energy with the surrounding either in the form of heat और by performing a work on, इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करके या फिर हीट का ट्रांसफर करके सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करती है। और जब सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं, जब सिस्टम को हम हीट क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, देन वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। कब, जब सिस्टम को हीट सप्लाई की जाएगी तब वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। लेकिन जब सिस्टम अपनी हीट बाहर रिमूव करेगी या फिर हीट रिलीज करेगी, इन दैट टाइम उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको याद रखना है कि जब सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करेगी, लॉस करेगी, तब इंटरनल एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगी तब वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये आपको हीट के फॉर्म में हो गया, मतलब हीट अगर वो एब्सॉर्ब करता है सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर सिस्टम हीट रिमूव कर रहा है तो दैट टाइम इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इन टर्म्स ऑफ वर्क क्या बोलेंगे कि वर्क जब परफॉर्म होता है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम जब वर्क परफॉर्म करती है
खुद परफॉर्म करती है तो उसको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनर्जी उसको सप्लाई होती है तो ही वो वर्क करती है। और जब वो हीट रिमूव करती है तब वर्क कहाँ पे होता है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको दिए। तो देन आपको इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकालना। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको निकालने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हम कंसिडर कर रहे हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं एंड Q अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं एंड W अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। हमने क्या किया, हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकाला तो Q अमाउंट ऑफ हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की है एंड W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और जब Q अमाउंट ऑफ हीट हम उसको सप्लाई करेंगे एंड W अमाउंट ऑफ वर्क वहाँ पे डन होगा तो वहाँ पे आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिलेगा वो क्या रहेगा, वो हमें निकालना है। एंड हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो भी वहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड दोनों का सम हम करेंगे तो वी गेट अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट रहेगा क्योंकि हीट भी ऐड हो रही है और हीट जो है वो भी ऐड हो रही है, मतलब एनर्जी ऐड हो रही है, वर्क डन हुआ तो भी एनर्जी वहाँ पे ऐड हो रही है। तो दोनों को मिला के जो चेंज मिलेगा इंटरनल का वो क्या रहेगा, इंक्रीमेंट शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा यू है इज नथिंग बट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कब, जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई करेंगे, हम सप्लाई करेंगे मतलब हीट को वहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पे एनर्जी ऐड होगी, और एनर्जी ऐड करने से वहाँ पे वर्क डन तो हो ही रहा है। जब इतना वर्क डन हो रहा है मतलब वहाँ पे वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी वहाँ पे ऐड हो रही है। हीट के फॉर्म में भी एनर्जी ऐड हो रही है और वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी ऐड हो रही है, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें इंटर एनर्जी का इंक्रीमेंट मिलेगा। एनर्जी वहाँ पे ऐड होने की वजह से इंटर एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से ये जो डेल्टा यू का साइन दैट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू Q plus W. It is called as a equation of first law of thermodynamics. ये इक्वेशन किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q plus W. इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर कोई चेंज इनफाइनिटेसिमल हो रहा है, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में हो रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा चेंज अगर निकालना है, स्मॉल चेंज निकालना है, इनफाइनिटेसिमल चेंज निकालना है, दैट टर्म्स गेट चेंज इनटू du, that is small change in internal energy plus small amount of Q heat is added to the system plus small amount of work done on the system. अगर इनफाइनिटेसिमल चेंज है, अगर स्मॉलर चेंज है तो उसके लिए हमें इस टर्म को चेंज करना है। du मतलब स्मॉल इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी is equal to dq मतलब small amount of heat supplied to the system and dw मतलब small amount of work done on the system. So infinitesimal change के लिए आपको ये equation यूज करना है, du is equal to dq plus dw, and this is mathematical equation for the first law of thermodynamics. तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो राइट डाउन द mathematical equation for the first law of thermodynamics. Then we have to write this equation delta U is equal to Q plus W, and उसके बाद आपको इसके टर्म्स लिखनी पड़ेगी। डेल्टा यू इज इंटर एनर्जी, Q is the amount of heat supplied to the system and W it's a work done on the system. ये आपको टर्म उस पर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। नाउ आपको ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेरियस प्रोसेस के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है, आपको पता होगा कि वी सी द फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, और 4 टाइप के प्रोसेस में जो पहली प्रोसेस है दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट हमें इक्वेशन निकालना है फॉर द आइसोथर्मल
प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वहाँ पे इंटरनल एनर्जी यू भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब वहाँ पे जितनी फाइनल है उतनी ही इनिशियल रहेगी। अगर हम चेंज निकालेंगे भी फाइनल माइनस इनिशियल तो वहाँ पे क्या होगा, आंसर आपको मिलेगा 0, ठीक है। u2 माइनस u1 इज इक्वल टू आपका आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा u रहेगा 0 बिकॉज u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 0 रहेगा। नाउ put this value in equation of first law of thermodynamics. So what do we get? Delta u is equals to q plus w. Now देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहाँ पे 0 होता है। और अब इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो वी गेट 0 प्लस q प्लस w। नाउ हम q को इधर साइड में शिफ्ट कर लेते हैं या फिर w को शिफ्ट कर लेते हैं। अगर q को शिफ्ट किया तो माइनस q इज इक्वल्स टू w। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू माइनस w, ठीक है। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इस इक्वेशन का मीनिंग क्या, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि इफ Q amount of heat is supplied to the system, then W amount of work is done on the surrounding by the system, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, देन W अमाउंट ऑफ इज वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। ये उसका मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, जब Q अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे सप्लाई करते हैं देन वहाँ पे सिस्टम जो है वो वर्क करवाती है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज एंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। मतलब जितनी सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की है दैट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग। माइनस डब्ल्यू, और जब माइनस डब्ल्यू टर्म आती है तो वर्क किसके ऊपर होता है, हमेशा सराउंडिंग के ऊपर होता है। अगर पॉजिटिव डब्ल्यू आए तो वर्क किसके ऊपर होता है, सिस्टम के ऊपर, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर माइनस डब्ल्यू है तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग और पॉजिटिव डब्ल्यू है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। देन उसके बाद इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट मतलब इसको हम अगर बोलना है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अगर स्टेटमेंट लिखना तो ये तो हो गया कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे देन वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। एंड व्हाट इज माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, अगर एनर्जी अगर सिस्टम से रिलीज हो रही है दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। जब हीट रिलीज होगी तो वर्क कहाँ पे होगा, सिस्टम पे होगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करेगा सिस्टम तो वर्क डन होगा सराउंडिंग के ऊपर। जब हीट रिलीज होगी सिस्टम से तो वर्क कहाँ पे होगा, सिस्टम के ऊपर ही होगा। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नाउ सेकंड प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा वहाँ पे तो उस केस में क्या रहेगा, Q इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम चेंज करते हैं, कौन सी प्रोसेस आपको स्टडी करनी है इसके बाद, आपको कौन सी प्रोसेस स्टडी करनी है, एडियाबैटिक, ठीक है। और एडियाबैटिक इस प्रोसेस में ये आपकी सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। वहाँ पे सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें U इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसकी इंटर एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और इंटर एनर्जी अगर 0 है तो इसका मतलब चेंज इन इंटर एनर्जी क्या रहेगी, सॉरी यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 रहेगा। सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट का एक्सचेंज नहीं होता है
मतलब वहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब वहाँ पे हीट कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब आपका इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस का Q 0 है क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, मतलब हीट वहाँ पे 0 है, हीट का ट्रांसफर 0 है। अगर हमने यहाँ पे इसको वैल्यू पुट अप करते हो, व्हाट विल गेट हियर, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, इनडायरेक्टली वहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू W ये इक्वेशन बनेगा। या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू W मीन्स व्हाट, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि when the work is done on the system, why we saying system, because work पॉजिटिव में है, और वर्क अगर पॉजिटिव में है तो वर्क किसके ऊपर होगा, सिस्टम के ऊपर होगा। ये आपको साइन कन्वेंशन बताया था मैंने इसके पहले। तो यहाँ पे जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। जब वर्क सिस्टम के ऊपर होगा देयर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड जब वर्क सराउंडिंग में होगा बाय सिस्टम, ठीक है, when work is done on the surrounding by the system, then there is a decrease in the internal energy of the system। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब किसके ऊपर वर्क होगा, सराउंडिंग के ऊपर वर्क होगा। कौन करवाएगा, सिस्टम करवाएगी। when work is done, क्योंकि निगेटिव है तो ऑन द सराउंडिंग रहेगा, when work is done on the surrounding, when work is done on the surrounding by the system, then internal energy of the system decreases, क्योंकि निगेटिव साइन है, निगेटिव मतलब डिक्रीजेस, तब क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर व्हाट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, आपको पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो उसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, और आइसोबैरिक अगर है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अपना सेकेंड थर्ड पॉइंट है, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड लास्ट पॉइंट रहेगा आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो देखो आपकी थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हमें फर्स्ट वन निकालना है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है। अब हमारा इक्वेशन कौन सा है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो अब देखो यहाँ पे तो डेल्टा V की टर्म है ही नहीं, हमने कहा कि प्रोसेस कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो जहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि चेंज हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, डेल्टा V क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें W के लिए इक्वेशन पता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। ठीक है, इट इज नॉट डेल्टा U, इट इज डेल्टा V। नाउ यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल, अब यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोकोरिक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए मैंने यहाँ पे V रेफर किया है, प्लस माइनस माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू QV माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब प्रोसेस आइसोकोरिक है मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको 0 पुट अप करें तो व्हाट विल गेट, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ increase in the internal energy when the heat is absorbed at a constant volume। ठीक है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में या फिर ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन देयर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। या फिर इसका एग्जांपल क्या है, इफ वी कैरी आउट, और उसका एग्जांपल सिंपल है कि जो भी हम प्रोसेस जब भी रिएक्शन कैरी आउट इन अ क्लोज कंटेनर, जब हम कोई रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कैरी आउट करते हैं तब वहाँ पे
क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो एब्सॉर्ब होगी देर, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो एब्सॉर्ब की जाएगी दैट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड इक्वेशन जो आपको मिला है, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बी, व्हाट इज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी is equal to the heat transfer at a constant वॉल्यूम। इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस इक्वेशन में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू क्यू अमाउंट ऑफ हीट transfer at constant volume. That's the meaning of this equation, that is isochronic process. So change in a internal energy of system is due to q amount of heat transfer at constant volume. q amount of heat at constant volume पे ट्रांसफर करने की वजह से वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हुए, और ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन है, मतलब वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम q को ट्रांसफर करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोबैरिक प्रोसेस का क्या होगा, अब आइसोबैरिक प्रोसेस इज अवर फोर्थ प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। सो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है, उस आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वहाँ पे P की वैल्यू 0 रहेगी। आइसोबैरिक प्रोसेस जो है उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा P प्रेशर कांस्टेंट, हम डेल्टा P तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर 0 रहेगा। बट इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये द केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो हम कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही करते हैं। अब इसके लिए भी हमें इक्वेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वेशन है, एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस यहाँ पे आएगा डब्ल्यू की जगह पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे देखो डेल्टा यू, क्यू जो है वो हीट एब्सॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इस इक्वेशन में चेंज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन डेल्टा पी ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो ये इक्वेशन जैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिक इक्वेशन फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपको कि आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम ओपन कंटेनर में कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंट में। जैसे लेबोरेटरी में हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो आइसोबैरिक टाइप की होती है, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वो जो कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली जो एनर्जी की ट्रांसफर है, जो एनर्जी के चेंजेस है, उसके लिए हम एक नई टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ डेल्टा एच, या फिर हम बोलेंगे एच। एच इज स्टैंड फॉर द एंथैल्पी। ठीक है, ये टर्म इसके लिए यूज करते हैं एंथैल्पी, एंड एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्शन के टाइम पे होने वाले एनर्जी के चेंजेस के लिए हम नई टर्म यूज करते हैं एंथैल्पी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, एंड द चेंज इन एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच। और इससे डेल्टा एच की वैल्यू से हमें पता चलता है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है रिएक्शन के टाइम पे, इसका मतलब हीट वहाँ पे एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम हीट एब्सॉर्ब करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली इंटर एनर्जी को वहाँ पे बढ़ेगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव है, इसका मतलब वहाँ से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और इसके वजह से इंटर वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गए फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। थैंक यू, इस लेक्चर में यही तक।